तो ऑलमोस्ट मार्च का एंड आ चुका है और ये वो महीना होता है, ये वो मंथ है जिस टाइम एक जो फसल होती है ना उसके हार्वेस्ट का सीज़न, जैसे हम लोग का अभी चूँकि हम लोग प्लेन एरिया में हैं, यहाँ पे गेहूँ होता है, तो गेहूँ को हार्वेस्ट करने का ये टाइम पीरियड है। और इसी टाइम पे देखोगे कि कुछ त्यौहार वगैरह भी होते हैं, जनरली होली भी यहाँ मनाई जाती है इसी के आसपास। तो ये वो पर्टिकुलर सीज़न है जिसमें जो मेहनत की गई है पिछले कुछ समय के लिए, 4 महीने 6 महीने 8 महीने के लिए, उस मेहनत का फल स्वरूप जो हार्वेस्ट निकल के आता है वो अनाज हमको मिलता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में, या फिर कह लें कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग हर साल एक एक क्लासेस चेंज करते रहते हैं, उनके लिए भी मार्च और अप्रैल का महीना जो है बिल्कुल हार्वेस्ट पीरियड की तरह ही है। पिछले साल भर में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका पूरा का पूरा रिज़ल्ट जो है वो इसी मंथ में मिलता है। और रिसेंटली मैं एक संस्था में काम करता हूँ, आपको मैं किसी दिन रूबरू करवा दूँगा। तो यहाँ पर भी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुआ। जनरली सभी संस्थाओं में इसी महीने में रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है। तो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के दिन चीज़ें अचानक से बहुत चेंज होने लगती हैं। बहुत से बच्चों को मैंने नोटिस किया, कुछ बच्चे पहले से ही मतलब दिमाग में ये डेवलप करके आ चुके थे कि हमारा इतना आना है। लोगों को उम्मीद जग जाती है ना कि हाँ, मैंने इतना सही किया है, मेरा रिज़ल्ट इतना बनेगा, मेरा रिज़ल्ट इतना बनेगा। और ये अक्सर पाया गया है कि जितना हम उम्मीद करते हैं उससे या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है। एग्जैक्टली उतना बहुत रेयर केस में होता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन जो है वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा करता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कोई लालची है, ये जनरली होता है सभी के साथ। तो रिज़ल्ट के टाइम पे देखो 3 टाइप के लोग मिलते हैं। अब तीनों टाइप के लोग में क्या है कि एक तो वो लोग होते हैं जो होते हैं टॉपर्स। टॉपर्स के फेस पे कुछ ऐसी स्माइल होती है उस दिन, और ऐसी वाली स्माइल किसके फेस पे होती है जिनका पिछली बार रिज़ल्ट जो था वो बहुत अच्छा नहीं गया था, इस बार उससे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट बन के निकला है। सेकेंड जो बैच ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके फेस का जो हाल होता है वो होता है बिल्कुल ऐसा, और ये बिल्कुल इनके अपोजिट वाले होते हैं। मतलब वो नहीं जो बिल्कुल फेलियर्स थे, नहीं, ये भी टॉपर्स की कैटेगरी के लोग ही होते हैं, बट ये वो लोग होते हैं जो पिछले बैच में टॉप कर चुके थे और इस बार के बैच में इनका जो है वो कम नंबर आ रहे हैं। और इनके अलावा एक और कैटेगरी होती है, और वो कैटेगरी होती है एवरेज वालों की, जो पहले भी जितना था, लाइक मान लो किसी का अगर 60% पहले आ रहा था, आज उनका 62 या 58 65 इसके आसपास हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं दिख रही है या डाउनफॉल नहीं दिख रहा है। तो वो लोग ये वाले हैं, मतलब जो बस काम चला लेते हैं, भाई आंखों में आंसू भरे हुए हैं जैसे कि तैसे हैं और काम चलता जा रहा है। बट एक चीज़ जो इसमें देखा ना हमने, इनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला था वो लोग जिनका थोड़ा सा नंबर कम आ गया एक्सपेक्टेशन से, या फिर कह सकते हैं कि पहले ठीक ठाक आ रहा था अभी कम आ गया। तो मेनली देखो, जनरली इस पर तो हर कोई बात करता नहीं है। जो लोग बहुत अच्छे नंबर लाते हैं उनके लिए तो सब वाहवाही करते हैं। मैं पता नहीं थोड़ा सा बगावत वाला हूँ या फिर जो ही समझ लीजिए, मुझे उन बच्चों को टारगेट करना है। इस लेक्चर में हम डिस्कशन का जो मेन पॉइंट रहेगा ना, वो मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग फेल हो गए, या तो पूरी तरीके से फेल हो गए या उनके मार्क्स कम आ गए किसी भी कारण से। कोई भी रीज़न हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, या तो फैमिली इशू हो, या तो हेल्थ इशू हो, या फिर उन्होंने लापरवाही कर दी हो। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उनके लिए सिलेबस टफ पड़ रहा हो, कोई ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो दिक्कत कर रहा हो। तो आज मेनली हमारा फोकस उन्हीं बच्चों के पर रहेगा, क्योंकि देखो समाज में वाहवाही तो सब करते हैं, पर अक्सर उन लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है जो थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे बच्चों को समाज से किनारा कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं यही बच्चे जो हैं जो अच्छा कर सकते थे सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर या तो गाइडेंस नहीं मिली या तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला जो उनको चाहिए था। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे सक्सेस और फेलियर के ऊपर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में एक क्लास में अगर थोड़ा सा नंबर कम आ गया तो इससे ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा क्या यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्या यहाँ पे फुल स्टॉप लगा करके वापस चले जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपना ये यहाँ से। सबसे पहला चीज़ मैं थोड़ा सा पेरेंट्स से भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम शुरुआत करें जैसे लोअर क्लासेस से, नर्सरी एलकेजी यूकेजी से लेकर के मान लीजिए क्लास 5 तक, यहाँ क्लास 8 तक के बच्चे, और यहाँ +2 के बच्चे यानी 12th तक के बच्चे।
कुछ पेरेंट्स हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाते हैं कि नहीं, वो बच्चा जिस एज में है उसके हिसाब से उसको कितना पढ़ना चाहिए, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गार्जियन जो हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, मोस्टली वो फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफाइड है। जनरली मैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल की ही बात कर रहा हूँ। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही टीचर्स हैं, और इसके अलावा कुछ अपने अच्छे प्रोफेशन में भी हैं कुछ लोग। तो ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों की डेवलप हो जाती है, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग गरीब किसान वर्ग से हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और उससे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस भी ठीक ठाक ही लगती है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कह सकता। बट हाँ भाई, एक गरीब किसान के लिए तो वो मेहनत करके लाना और फीस जमा कर देना, तो वो बदले में एक्सपेक्टेशन रखता है बच्चे से अपने। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से। रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, आपका जो बच्चा है, आप उसको डीमोटिवेट मत किया कीजिए। डीमोटिवेट का मतलब ये नहीं कि आप उसको दिन भर कोसे जा रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, देखो वो आगे निकल गया, देखो ये वो कर लिया, तुम तो गधे हो, तुम तो ये हो वो हो। क्योंकि एक बच्चा ना, उसको सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी से उम्मीद होती है तो वो अपने माँ बाप से होती है। अभी मैं इसके अपोजिट पे भी आऊँगा, पर ये एक पेरेंट्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, उनको अपने तरफ से ये जताने की कोशिश कीजिए कि नहीं ठीक है, अब तक भले तुमने लापरवाही की हो, जो भी किया हो, मान के चलो कि बदमाशी किए हैं बच्चे, जो भी जैसा कुछ भी चल रहा हो, बट एज अ पेरेंट्स आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उनके पास मल्टीपल लोगों से कांटेक्ट हो जाते हैं, या तो इंस्टा चलाएंगे, या तो फेसबुक, या तो बाहर मिलेंगे लोगों से, तो 50 लोग 50 टाइप की बातें बोलेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि उसको दुनिया कई टाइप से दिखती है और वो अभी बच्चा है, समझ नहीं पाता। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, पहले तो आप अपने बच्चे को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी कैपेसिटी क्या है। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक क्लास सेकंड या थर्ड में पढ़ने वाला बच्चा है और उस बच्चे को हम कह रहे हैं कि दिन में 6 घंटा पढ़ने बैठो, नहीं हो पाएगा। एक इंसान का जो दिमाग है, जनरली स्कूल्स में जो बेल होती हैं, एक एक पीरियड जो होता है वो 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट्स का रखा जाता है। हाँ, डिग्री कॉलेजेस होते हैं, वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटे का एक एक लेक्चर हो जाता है, कोई इशू नहीं है, वो जानबूझ के रखा गया है। हम लोग चाहते तो एक एक या 1.5 घंटे का लेक्चर इन बच्चों के लिए भी तो रख सकते थे, बट एक इंसानी दिमाग उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता एक बार में। तो थोड़ा सा बच्चे के ऊपर प्रेशर कम डालिए और उसको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस नहीं करा सकते। किसी को कह दे कि 3 घंटा बैठ के पढ़ो, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो 3 घंटा बैठ जाएगा, पर 3 घंटा पढ़ेगा नहीं। 3 घंटे में से 1 घंटा पढ़ेगा, 2 घंटे इधर उधर उसका दिमाग घूमता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मैं उसमें मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो एक केस और आया कि शिकायतें आ रही थी पेरेंट्स की कि घर पे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। फ़ोन वाली बात है तो फ़ोन पे भी थोड़ा सा लगाम लगाइए। फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चे को। जनरली अगर मान लीजिए वो यूट्यूब से पढ़ता भी है, कोई इस तरीके की पढ़ाई होती है, तो 1.5 से 2 घंटे काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता है। कोई लेक्चर है, डाउट क्रिएट हो रहा है, एक बार देख लिया, ठीक है। बीच में हाँ, कुछ थोड़े बहुत छोटे बच्चे हैं तो कार्टून देख सकते हैं और थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट। ऐसा नहीं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे यूज़ करें, तो वो बेकार है। और फ़ोन जो है वो पेरेंट्स के हाथ में ही होता है, आप चाहें तो फ़ोन रख लें, आप चाहें तो फ़ोन दे दें, वो आपके हाथ में। तो इसमें टीचर जो है वो हेल्प तो नहीं कर पाएगा। अब आते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं, एज अ स्टूडेंट उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पहले तो अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। क्योंकि अभी जिस एज को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो एज ग्रुप है ऑलमोस्ट 10 से लेकर के 20 साल 25 साल के बीच के जो लोग हैं। ये वो टाइम पीरियड है ना, जब एक बच्चा अगर लड़का है तो वो सबसे बड़ा विद्रोही बन जाता है अपने पिता का। उसके डैडी या पापा जो कुछ भी कहते हैं वो उसके अपोजिट ही काम करता है। उसको लगता है कि मेरे पापा जो है ना वो मुझे एकदम प्रेशर में रख रहे हैं, जेल में रख रहे हैं। और जस्ट अपोजिट जो होता है वो गर्ल्स और मदर के बीच में होता है। ये मैं सबके साथ अप्लाई नहीं होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ अप्लाई होता है। मतलब 100 लोगों का केस है तो 100 में से 70 से 80 लोगों के साथ सिमिलर केस है। मम्मी लोग हैं वो लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगी और पापा लोग जो हैं वो लड़कों पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो एज अ स्टूडेंट हमें ये समझना पड़ेगा कि देखो, एक वो टाइम पीरियड होता है
ये एक टाइम पीरियड होता है जब बच्चा लगभग 15 से लेकर के 17 साल के एज में होता है ना। इस टाइम पीरियड पे पेरेंट्स जो हैं वो स्पेशल केयर करते हैं बच्चे के बिहेवियर पे। छोटा रहेगा तब तक उसको चलना खाना पीना सिखाया जाएगा, लेकिन 15, 16, 17 ये वो एज है ना जब जिस रास्ते में चले गए वहाँ से तुम्हारा फ्यूचर तय हो जाएगा। तो पेरेंट्स यहाँ पे बहुत स्पेशल केयर करते हैं तुम्हारे बिहेवियर पे, और यही टाइम है जहाँ तुम्हें लगता है कि पेरेंट्स हमारे दुश्मन बने पड़े हैं। ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारी माँ है जिसने 9 महीने कोख में रखा हुआ है। ऐसे ही नहीं, वो बाप हैं जिन्होंने, अब कभी ध्यान से देखा होगा हर त्यौहार पे एक सेट कपड़ा चाहिए, लेकिन पापा को कभी कह के देखो कि पापा एक नया कपड़ा ले लीजिए, या तो वो कहेंगे कि ठीक है ले लेंगे, या फिर कहेंगे कि देखो मेरे पास है, सफिशिएंट है, मैं अभी नहीं लूँगा। जबकि उनके पास जो कपड़ा है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, बट वो सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर मैंने ले लिया ना तो मेरा बेटा या मेरी बेटी का जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा नहीं हो पाएगा। तो जिस नज़रिए से माँ बाप को हम देखते हैं वो नज़रिया सही नहीं है, नज़रिए को बदलो। वो माँ बाप हैं, वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। वो किसी दोस्त के साथ जाने के लिए मना करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करने से मना करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को देखा है, फेस किया है, रिज़ल्ट देखा है, और उनको पता है कि यहाँ नुकसान होगा, तभी वो मना कर रहे हैं। उनकी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, उनको पता है कि हमारा बेटा है, ठीक है। गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, ये उनको पता है। खैर ये तो जो है कि माँ बाप के रिलेशंस बच्चों से और बच्चों के रिलेशन माँ बाप से हो गए। अब स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट आगे क्या करना चाहिए अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यानी व्हाट टू डू व्हेन यू फेल अ क्लास। अब फेल का मतलब ये नहीं कि जो लोग कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं, जो लोग कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं उनके लिए भी है, और ये उनके लिए भी है जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं या कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो कुछ चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि गोल बहुत बड़ा सेट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं, मान लो कोई एक एवरेज बच्चा है, उसके 60% मार्क्स आते हैं हमेशा, वो कह रहा है कि इस बार हम लाएंगे 95%। अब एक साथ 1.5 गुना प्रोग्रेस, ऑलमोस्ट लगभग 1.5 गुना है, एक साथ 50% का प्रोग्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये पहली बात, बहुत बड़ा गोल एक ही बार में सेट नहीं करो, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अगर मान लो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में इतने फ्लोर्स हैं 4, तो मैं कहूँगा कि नहीं, एक ही बार मैं चाहूँगा कि चढ़ के मैं छत पे चला जाऊँ डायरेक्ट, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैं एक बार के छलांग लगाऊँ तो नहीं पहुँच पाऊँ, गिर जाऊँगा, कई बार गिरूँगा। बट मैं क्या करूँ कि यहाँ से जा करके और एक छोटी छोटी सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी बनाते हुए मैं कदम बढ़ाते हुए चला जाऊँ, तो आसानी से बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर पहुँच सकता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है ना कि गोल्स बनाओ, बड़े गोल्स तो रखने चाहिए, ठीक है, बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वगैरह होती है। जो गोल होगा उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दो। इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और बदलाव क्या है कि लाइफ के अंदर, अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई लड़का है, इंग्लिश, हिंदी, मान लो मैथ, साइंस और एसएसटी, इस टाइप के सब्जेक्ट हैं। किसी का हिंदी में कम आ गया नंबर, किसी का साइंस में या किसी का एसएसटी में। तो ये जनरली जिन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि देखो 1 साल के अंदर जो रिपोर्ट कार्ड आपको मिला है, वो रिपोर्ट कार्ड बस ये बता रहा है कि आपने पिछले 1 साल में अपने आप को विकसित किया कि नहीं किया, ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर ग्रो कर रहे हो तो अच्छी खबर है, अगर ग्रो नहीं कर रहे हो तो खबर बुरी नहीं है। खबर बुरी बन जाएगी कब, कि अगली बार भी रिपोर्ट कार्ड ये कहे कि ग्रो नहीं किए। मतलब ये कि समय रहते अगर आपको बता दिया जा रहा है कि आपका जो है मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फेल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताया जा रहा है कि बेटा देखो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में तो कहीं कमी आ रही है, इस पर स्पेशल ध्यान दो, स्पेशल केयर। मेन जो चीज़ है ना वो है स्पेशल केयर, इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। तो सारा का सारा खेल है ना वो यही है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैथमेटिक्स वीक हो गया, तो हम क्या करते हैं कि यार मैथ्स हमें आता नहीं है, और फिर हम क्या ही पढ़ें उसको। और पता चलता है कि वो 1 साल नुकसान हुआ, अगले साल और ज़्यादा नुकसान हुआ, लास्ट में जाते जाते वही मैथ्स तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो क्यों ना जब वो छोटी सी बीमारी बन के निकला कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करो ना, मैथ्स को थोड़ा टाइम तो सुधर जाएगा। सिमिलर सारे सब्जेक्ट्स के साथ है। तो स्मॉल चेंजेस लाने पड़ेंगे पहली चीज़। ऐसे बड़ा सा टारगेट सेट करना अभी ज़रूरी नहीं है, उस बड़े से टारगेट को तोड़ दो कई टारगेट्स में, छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। एक और चीज़, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि क्या होता है कि
इंसान जो है ना वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह पाता है। एक टाइम जाने के बाद एकदम सैडनेस हो जाती है, मुँह लटका के बैठ जाता है, दुनिया भर के थॉट्स आते हैं कि ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता। ये बताओ कि ये होता तो वो होता, अगर वैसा करते तभी तो हो पाएगा। अगर कोई सपना देख रहे हो, उस सपने को सच करने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ और है, वो क्या है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप बेहतर होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। अगर होना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, हमें उन पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा जो पॉइंट्स हमारे वीक हैं। और अगर ये जो आदत है वो डेवलप हो गई किसी भी आदमी के अंदर, उसको आगे कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और कामयाबी मैंने बताया ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जब खुद से संतुष्टि मिलने लगे ना कि हाँ मैंने ये चीज़ किया, अंदर से हैप्पीनेस निकल के आए, वही सबसे बड़ी सक्सेस है। ये नहीं कि 50 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए, 2 करोड़, सक्सेसफुल नहीं है वो। सक्सेस मीन्स सेटिस्फैक्शन, सीधा सीधा। एक और चीज़, कुछ मैटर्स में जो होता है, हमारे आसपास के लोग, इनका काम क्या होता है ना कि ये लोग हमेशा ही ताना मारते रहते हैं और सिखाते रहते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको कुछ नहीं करना, इनसे सीधा सीधा रिश्ता तोड़ लो, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का तुम्हारी लाइफ में, जो लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 100 की सीधी बात है, एक बात बताओ, क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें ये खुद से निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। वो बोलेंगे, तुम उनके हिसाब से ढलोगे, उनके हिसाब से चलोगे, क्या मतलब निकल जाएगा फिर ज़िंदगी का? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो इस ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जियो, लेकिन ऐसे जियो ना कि लोग सामने, जब तुम किसी चेयर पे बैठे हो और वहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर तुम वहाँ से खड़े हो गए ना तो वो सब भी खड़े हो जाएं, इतनी पावर होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि लोगों के जो बातें हैं, जो ताने हैं, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। लोग तो जनरली बोलेंगे ही, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए। अब वो ये देखते हैं ना कि तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर तुम कुछ कर लोगे तो उनसे तो आगे निकल जाओगे, और यही वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केस में सीधा सीधा बात है, इग्नोर करो सभी चीज़ों को। कोई कितना भी ताना मार रहा है, समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए वो तुम्हें ताना मार रहा है, सीधी सी बात है। और डीमोटिवेट करने वाले लोगों को लाइफ से बिल्कुल निकाल दो, कोई भी हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हें ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, वो लोग तुम्हें नहीं देंगे। बहुत हो सकता है 1 बार 2 बार किसी ने दे दिया, ज़िंदगी भर तुम खुद अपनी हेल्प करोगे, ना कि कोई दूसरा आएगा हेल्प करने। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। तो आई थिंक सेशन काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं यहाँ इसी सेशन को ख़त्म कर दे रहा हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ तो सीखने को मिला होगा इससे। और एक बात समझ लो, लाइफ में सब कुछ हो रहा है, कभी खुशियाँ आएंगी, कभी दुख आएंगे, क्योंकि पता है ना, कोई भी कॉइन को ऐसे उछालो तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ऐसा नहीं है कि कॉइन खड़ा हो जाएगा, वो उसके लिए मैग्नेट लगाना पड़ता है, उसके लिए जादू ही दिखाना पड़ेगा। तो बिल्कुल बैलेंस हो पाना लगभग इम्पॉसिबल है। कभी बहुत ज़्यादा खुश होगे, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। करना क्या है कि खुद को खुशी में इतना ना डुबा दो कि अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओ, और जब दुखों का पहाड़ पड़े ना तो इतना ज़्यादा भी उसमें अपसेट या सैड नहीं हो जाना है कि ये भूल जाओ कि तुम्हारे अलावा या तुम्हारे रहने ना रहने से भी किसी को फ़र्क पड़ता है, जो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे या तुम्हारे अपने जो भी होंगे। दूसरी बात यह है कि लाइफ ऐसे ही चलती है, कभी पहाड़ियों जैसे ऊंचाइयां आएंगी, कभी खाई जैसी गहराई आएगी। करना क्या है, रुकना नहीं है भाई। रुक गए तो ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। चलते रहो बस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलते रहोगे तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। अगर एक जगह रुक गए, एक ही दुख, मान लो कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई, उसको लेकर के अगर रोना शुरू कर दिया, ज़िंदगी वहीं से रुक जाएगी, फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। हमें सक्सेस और फेलियर नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। अगर प्रोग्रेस हो रही है तो सही रास्ते पे हो, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो खुद के अंदर वो चीज़ खोजो कि कहाँ गलती कर रहे हैं, किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। एट लास्ट जाते जाते मैं एक बात कहूँगा, देखो, when you truly don't care what anyone thinks of you, you have reached a dangerously awesome level of freedom. 100 की सीधी बात है, कौन क्या बोल रहा है, अगर ये सोचना बंद कर दिया, अगर खुद के ऊपर इतना काबू कर लिया ना कि ठीक है, मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं कितना ज़्यादा कर सकता हूँ, ये मुझे पता है, मेरी कैपेसिटी, और खुद के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना जिस दिन शुरू कर दोगे, उस दिन दुनिया वाले लाख ताना मारे, लाख कुछ भी करें,
अपनी हिसाब से जब आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, तब किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई लाख चाहे तुम्हें गिराना फिर भी नहीं गिर पाओगे। तो फाइनली एट लास्ट मैं यहीं पे सारी चीज़ें एंड करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।